नमस्ते। आज मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, जो दुनिया की रूह है, जो दुनिया की छत है, वहाँ के मिस्टर सुंडू। सुंडू साहब एक लंबे समय से, मैं जब से इनको जानता हूँ, कितने सालों से, ये तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये फ्रीडम फाइटर ऑफ तिब्बत लिबरेशन है, फ्री तिब्बत। सुंडू साहब, एक हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं, वेयर वी आर टॉकिंग विद पीपल चैलेंजेस ऑफ 2025 और एजेंडा ऑफ 2025, या चुनौती 2025 की आपके जो फ्री टिबेट मूवमेंट है उसके लिए। वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर थिंग ओनली टू योर मूवमेंट, जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल है, उसकी क्या क्या चैलेंजेस आपको अभी 2025 में इमीडिएटली नजर आ रहे हैं। सुनो साहब। हाँ, नमस्ते। जैसे यहाँ इंट्रोडक्शन किए गए हैं, परिचय किए गए हैं। मेरा नाम तेंजिन सुंडू है। मैं एक तिब्बती कार्यकर्ता, तिब्बत की आज़ाद के लिए कार्यकर्ता, और मैं एक लेखक हूँ। मैं कविता, कहानी लिखता हूँ, किताबों छपाता हूँ, और किताबें छाप के अलग-अलग जगह में लेक्चर्स दे के, किताबें बेच के मेरा गुज़ारा वहीं से होता है। तो एक लेखक के रूप में और एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ तिब्बत की आज़ादी के लिए। मैं इंडिया में ही पैदा हुआ हूँ, तो इंडिया में सुंदू साहब, शिक्षा। इफ यू हाँ अलाउ, जी। सुंदू साहब, इफ यू अलाउ मी, अब भारत में एक बहुत यात्रा का नाम लिया जाता है, भारत जोड़ो यात्रा ऑफ राहुल गांधी। उससे पहले सुंडू साहब, क्या हम लोग थे, सुंडू साहब हैज डन अ पैदल यात्रा, धर्मशाला से इन्होंने एक लंबी यात्रा, टू मेक पीपल अवेयर, एंड टू मेक पीपल अवेयर कि ये भारत के हक में है कि एक फ्री तिब्बत हो। उसकी बात पे इन्होंने एक लंबी पद यात्रा उससे पहले की थी। मैं जब आप खत्म कर रहे थे तो दिल्ली में मेरा सौभाग्य था कि मैं उस आपकी जी, यात्रा में मैं लास्ट में आपके साथ जी, जुड़ा जी। था। सुन साहब, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो ये है कि अ, जितना महत्वपूर्ण है भारत की तिब्बत की आज़ादी में शामिल करना और भाग लेना, और उतनी इम्पोर्टेंट है भारत की सुरक्षा के लिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है कि भारत में खास करके युवाओं के बीच में तिब्बत के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ये इसलिए है कि भारत के कोई भी स्कूल या कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी टेक्स्ट बुक्स में तिब्बत के बारे में एक जिक्र नहीं। तो इससे ये होता है कि भारत के नागरिक जो आज चाइना से इतना बड़ा चुनौती हो रहे हैं, चाइना भारत के ऊपर इतना दबाव डाल रहे हैं, लेकिन भारतवासियों को हिमालय के पार क्या है, वहाँ क्या तैनात क्या है, कि तिब्बत चीन ने कैसे हड़प लिया, और इतने 75 सालों में चाइना ने तिब्बत के ऊपर गुलाम किया, और वही तिब्बत से आज भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं और आक्रमण कर रहे हैं, घुसपैठी कर रहे हैं। लेकिन भारतवासियों को हिमालय के पार में क्या है, उसके इतिहास क्या है, भारत का क्या रिश्ता था, इसके बारे में कोई कुछ मालूम नहीं है। इसीलिए जब गलवान घाटी में ये जो हत्याकांड हुआ, तो पूरे भारतवासी ये पूछ रहे थे कि गलवान घाटी कहाँ है। तो ये एक इग्नोरेंस जो है, वो भारत को बहुत भारी पड़ रहे हैं। तो मैं एक भारत में पैदा हुआ एक तिब्बती, मेरा मूल रूप से काम भारत में तिब्बत के बारे में प्रचार करना, तिब्बत के बारे में जानकारी देना, वो मैं काम करता हूँ। लेकिन आपका प्रश्न ये है कि आज इस साल 2025 को तिब्बत के संघर्ष के लिए क्या बड़ा चुनौती है? मैं ये समझता हूँ, सबसे पहले तो अभी-अभी हालत में इसी महीने की शुरुआत में 7 तारीख को तिब्बत में एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। ये 7.1 रिक्टर स्केल का इतना बड़ा भूकंप हुआ था, जिसमें 136 तिब्बती लोगों के जाने चले गए, और कम से कम 10,000 मकाने ध्वस्त हो गए, और बहुत सारे लोग अभी भी बेघर बेघर है। लेकिन चाइना ने इसके ऊपर अनदेखा किया, और चाइना ने इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं लिया।
लेकिन हमें ये भी देखने को मिला कि तिब्बत में अपने लोग, तिब्बत के अलग-अलग क्षेत्र से तिब्बती लोग खाना, पानी, पैसे, घर में जो-जो चीज़ें ज़रूरत है, इकट्ठा किया और सब अलग-अलग लोग जगह से उसी धिमरी क्षेत्र में जाके दान किया। उसमें एक हमें ये देखने को मिला कि तिब्बत में भले पूरा तिब्बत देश चीन के गुलाम में है, लेकिन तिब्बत के अंदर के लोग अंदरूनी में एक अ, 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 एकता की बहुत सम्मान है, एकता की ताकत अभी भी बहुत अच्छी तरह से हमें देखने को मिला। भले ये भी बहुत सारे डेंजर भी था कि ऐसे लोग अलग जगह से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं। उसके ऊपर उनके खिलाफ मुकदमा भी चला सकते थे, कोई लोग अरेस्ट भी हो सकते थे। और अभी हमें ये देखने को मिल रहा है कि अलग-अलग जो घर में पैसे या सामान लेके जा रहे हैं, उन लोगों को रास्ते में रोके गए। पहले तो सबसे पहले ये हमें नैतिक रूप में हमें ये चैलेंज देखने को मिला। अभी कल ही डोनाल्ड ट्रम्प यूएस का प्रेसिडेंट बना और चाइना से आगे क्या रणनीति रहेगा? वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो वो हमेशा चीन के खिलाफ आवाज उठाने वाला और मानव अधिकारी और आजादी और खास करके लोकतंत्र के बहुत बड़ा स्टैंड लेने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ से इलॉन मस्क जिन्होंने चाइना में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और हमेशा चाइना की तारीफदारी करते हैं। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प के ये नया सरकार जो है, अगले 4 सालों में चाइना से क्या रिश्ता रहेगा और चाइना से कितना व्यापार करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और उससे हमें ये भी देखने को मिलेगा कि यूएस का चाइना से क्या रिश्ता रहेगा और उसी दौरान तिब्बत को कितना सपोर्ट मिलेंगे। अभी तक हमें ये देखने को मिला कि पिछले साल प्रेसिडेंट जो बाइडेन की सरकार में उन्होंने तिब्बत की सपोर्ट में ये बताया कि इतिहास में तिब्बत एक आजाद देश था और जो चाइना कह रहे हैं कि तिब्बत हमेशा चाइना का हिस्सा है, यूनाइटेड स्टेट्स ने वो खारिज कर दिया और ये कहा कि तिब्बत इतिहास में कभी चीन का हिस्सा नहीं था, वो हमेशा आजाद देश रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल सपोर्ट के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी तक ये बताया और हमें ये देखना है कि इसी साल से आगे क्या वो स्टैंड जो है वो आगे कहाँ तक लेके जाएंगे, क्योंकि वो पॉलिसी चेंज में ये भी था कि न सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स वो पॉलिसी को मुकम्मल करेंगे, लागू करेंगे और यूनाइटेड स्टेट्स और उनके एलाइज कंट्री में जैसे यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है, उनके साथ क्या ये पॉलिसी जो वो आगे कैसे लेके जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये अपेक्षा इसलिए रहता है कि आज तक मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, तिब्बत आज न सिर्फ चीन का गुलाम है, जितने भी देश चीन से व्यापार करते हैं, खास करके चाइना ट्रेड एंड सप्लाई चेन पर निर्भर रहे हैं, वही देश, हर वही देश तिब्बत के ऊपर गुलाम करते हैं। इस तरीके से तिब्बत न सिर्फ चाइना के नीचे है कि पूरी दुनिया आज तिब्बत के ऊपर बैठ के राज कर रहे हैं। ये न्यो कॉलोनियलिज्म है। जिस तरीके से इंपीरियलिज्म पहले था कि जैसे अंग्रेजों ने भारत के ऊपर शासन किया और तब तो दो देशों के बीच में प्रॉब्लम था। आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से, आज कंज्यूमरिज्म की वजह से जो जो चाइना से ट्रेड और सप्लाई चेन कर रहे हैं, वो सब चाइना के हाथ मिला के तिब्बत के ऊपर गुलाम कर रहे हैं। और न सिर्फ तिब्बत, चाइना के साथ चाइना ने तिब्बत, ईस्ट तुर्किस्तान, सदर्न मंगोलिया, मंचूरिया, इन 4 देशों के ऊपर कब्जा करके आज चाइना की ये पूरा एरिया जो है 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया जो चाइना का है, उनमें से 60% 60% ऑफ चाइना लैंड मास इज ऑक्यूपाइड कंट्री। तो occupied, इस yes. तरीके से हम गुलाम हैं और हमारा
परिस्थिति बहुत ही मुश्किल है। ये सिर्फ कॉलोनाइजेशन नहीं है, ये सिर्फ इंपीरियलिज्म नहीं है। तिब्बत की कल्चर, भाषा, वहाँ की नदी, बर्फ, पानी और खास करके मिनरल्स चाइना इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को बेच रहे हैं। इस तरीके से हमारा नैतिक रूप में जीना एज एन एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन जो है, वहाँ हमें प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो जी, जी, 2025 जो है, वो एक बहुत बड़ा एक ऐसा चुनौती होगा कि हम एक देश अपनी उम्मीद को कायम कर पाएंगे या नहीं, ये जी, हमें तय करना। जी। तो सुन्नू साहब, एक और समस्या जो भारत के लिए बड़ा भारी चैलेंज आया और बिगेस्ट 2025 का, वो चाइना तिब्बत में यारलुंग ज़ैंगबो रिवर पे एक वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम बनाने की बात कर रहा है। जो जो तिब्बत में आप क्या वो रिवर को आप लोग ज़ैंगबो बोलते हैं, हम लोग उसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। नाम चेंज हो जाता है जब वो इंडिया में आती है। नो, हमारे लिए वो बहुत बड़ा खतरा है। आपको क्या लगता है वो तिब्बत के लिए इट विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, और तिब्बत के लिए भी वो खतरा है? वो डैम जो बनाने की बात कर रहे हैं चाइना। तो उसके बारे में एक्चुअली हमें रिसेंटली वो जो तिब्बत में भूकंप हुआ, उसकी तरफ से देखो पहले। वहाँ भूकंप होने के बाद हमें ये देखने को मिला कि हर तिब्बती मकान जो है, वो मिट्टी से बने हैं, पत्थर से बने से बने। वहाँ कोई ना कोई स्टील था, ना कोई सीमेंट था, ना कोई अर्थक्वेक प्रूफ का कोई भी डेवलपमेंट जो चाइना आज तक कह रहे हैं, वो कुछ भी देखने को मिला नहीं देखने को मिला। और ये चाइना को वो जो डेवलपमेंट पॉलिसी जो है, वो पोल खुल गई। वहाँ अर्थक्वेक ने ये दिखाया पूरी दुनिया को कि तिब्बती लोग जो है आज चीन के गुलाम में है, वही मकान में रह रहे हैं जो चाइना की तिब्बत के ऊपर कब्जा कर। इस तरीके से चाइना को मुनाफा पूरा जो है चाइना कमा रहे हैं। लेकिन न सिर्फ ये नदियां जो है, अभी हम ब्रह्मपुत्र के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन तिब्बत से नदियां जो बह रहे हैं, वो पूरे साउथ एशिया को पानी दे। वो इंडस वैली से, इंडस रिवर से, सिंधु नदी जो कहते हैं, वहां से भारत होके पाकिस्तान चले जाते हैं। और सतलज है, और जो हिमाचल के थ्रू से इंडिया आ रहे हैं। और इतने हजार नदी, अलग अलग छोटे छोटे नदी जो नेपाल में, भूटान में, अरुणाचल में, और बांग्लादेश, बर्मा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना तक, इतने देशों को पूरा पानी तिब्बत से आ रहे हैं। और उन्हीं जो पानी जो तिब्बत से आ रहे हैं, वही चाइना डैम बना रहे हैं, और मुनाफा जो है वो चाइना कमा रहे हैं। ये होता है एक न्यू कॉलोनियलिज्म का, और ये मॉड्यूल चल रहे हैं। इस तरीके से तिब्बत के लोग बहुत ही दुखी हैं अपने देश में, और वो शोषण कर रहे हैं चाइना तिब्बती लोगों के ऊपर। आज तिब्बत में तिब्बती बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेने का हक नहीं है। चाइना ने पूरी तिब्बत में तिब्बती स्कूल जो है, वो चाइनीज स्कूल बना दिया, और हर तिब्बती बच्चों को चाइनीज भाषा में शिक्षा दे रहे हैं। और ये जो है, वो नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट एजुकेशन, एक शिक्षा पद्धति जो है, पूरा बदल दिया। और तिब्बती लोगों को, तिब्बती बच्चों को तिब्बती भाषा में शिक्षा नहीं मिल रहा है। ये चाइना का डुअल लैंग्वेज पॉलिसी, बाइलिंगुअल पॉलिसी बना रखा है। और इस तरीके से तिब्बत में बहुत ही शोषण हो रहे हैं। और हमें क्योंकि हम हमारे लोग वहाँ है, और वही लोग हमें अलग अलग गुप्त व्यवहार से हमें पिक्चर मिलते हैं, हमें वीडियोस देखने को मिलते हैं। और इस तरीके से तिब्बत में आज भी संघर्ष जारी है। जी, थैंक यू सो मच सुंडू साहब। और हमारा तो हरदम यही प्रार्थना रहती है कि तिब्बत एक आज़ाद देश के रूप में फिर से अपनी पुरानी गौरवशाली परंपरा को वापस से आए। और मैं तो ये कहूँगा कि जो हिज होली हाइनेस दलाई लामा साहब, जो इस जुलाई में 90 साल के हो जाएंगे, उनका जो सपना है वो भी पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।